नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर आधारित पिछली परीक्षाओं में, अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, क्योंकि पिछले सत्र में हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अच्छी तरह से समझ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न जो आज के सत्र का है वो है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये पूछा गया है प्रश्न में। थर्ड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा गया और ऑप्शंस दिए गए हैं अविकारी, एकार्थी, अव्यय या विकारी। तो दोस्तों, हमने चर्चा की थी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करते हैं और ये कहलाते हैं विकारी शब्द। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। और ये प्रश्न भी थर्ड ग्रेड 2012 में पूछा गया और विकल्प दिए गए हैं अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण या भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अकर्मक क्रिया ये है नहीं, जातिवाचक संज्ञा विश्वास है नहीं, गुणवाचक विशेषण भी ये नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे यानी विश्वसनीय, यह व्यक्ति विश्वसनीय है, तब विशेषण बनेगा। ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विश्वास इस पंक्ति में भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञाओं के विषय में मैंने आपको एक बात अच्छी तरह से बार-बार बताई थी कि भाववाचक संज्ञाओं को देखा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता। ये दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। आंसर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। अब ऑप्शंस हैं बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता। तो दोस्तों देखिए, ए विकल्प की बात करते हैं सबसे पहले। ए विकल्प में यहां पूछा गया है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो बालक भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। प्रीति भाववाचक संज्ञा है, अनेकता भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बालक नहीं है, इसलिए यह विकल्प खारिज हो गया। दूसरे विकल्प पर बात करते हैं, पशुता, पुस्तक और शौर्य। इसमें पशुता और शौर्य भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन पुस्तक फिर क्या आ गई? जातिवाचक संज्ञा, यानी ये विकल्प भी खारिज हो गया। तीसरा विकल्प है सौंदर्य, अपनापन और निपुण। और सौंदर्य और अपनापन ये दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन निपुण भाववाचक संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण है। यानी किसी भी कला में निपुण होता है कोई भी व्यक्ति, यानी निपुण कारीगर, तो कारीगर की कारीगरी की विशेषता बताता है ये शब्द। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प भी खारिज हो गया। अब बचता है डी विकल्प, जिसमें ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता ये तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, इसलिए डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें भाववाचक संज्ञाएं देखिए, मैंने जब हमने भाववाचक संज्ञाओं पर बात की थी दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था कि संज्ञा के पर आधारित प्रश्नों में अधिक से अधिक संख्या में भाववाचक संज्ञाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं पर अपनी पकड़ आपको मजबूत कर लेनी है। तो पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, बालक, सुंदर, बचपन और पचपन। बहुत ही सरल प्रश्न है। बालक अभी हमने चर्चा की, क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सुंदर विशेषण है, बचपन भाववाचक संज्ञा है और पचपन भी विशेषण है। तो ऐसी स्थिति में हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, क्योंकि बचपन भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? बच्चा नामक जातिवाचक संज्ञा से बनी है। तो आगे चलते हैं, पांचवें प्रश्न पर आते हैं। बच्चा का भाववाचक संज्ञा रूप है। देखिए, अभी हमने चर्चा की, बहुत ही सरल प्रश्न। जेएलओ लॉ 2014 में यह प्रश्न पूछा गया, बचकानापन, लड़कपन, बालकपन या बचपन। तो अभी हमने पढ़ा बचपन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा डी, क्योंकि बचपन नामक जो भाववाचक संज्ञा है वो
बच्चा शब्द से बनती है और बच्चा है जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? हमने पढ़ा था दोस्तों जब हम संज्ञा पढ़ रहे थे कि भाववाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भी बनती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से भी बनती हैं और विशेषणों से और सर्वनाम शब्दों से भी बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में, और ये प्रश्न पूछा गया फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 में, और विकल्प दिए गए हैं समता, ममता, विषमता और आर्थिकता, और पूछा गया है सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। तो इनमें सर्वनाम इन सभी शब्दों में एक ही है और वो है मम, और मम है निजवाचक सर्वनाम। मम का अर्थ होता है मेरा, और उससे बनी भाववाचक संज्ञा है ममता, यानी बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इस बिंदु को, इस शब्द को आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये ममता विकल्प प्रश्नों में आता ही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सेकंड ग्रेड 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, बूढ़ा, बच्चा, यौवन और लड़का। तो देखिए बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, बच्चा जातिवाचक संज्ञा, लड़का जातिवाचक संज्ञा, बचा एक शब्द यौवन जो किससे बना है? जो बना है युवा से। तो ये युवा जो जातिवाचक संज्ञा है उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा है यौवन। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए सारे प्रश्न क्रम से भाववाचक संज्ञाओं पर आधारित आ रहे हैं। ए विकल्प है शत्रुता, बी है वीर, सी है मनुष्य और डी है गुरु। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर हम थोड़ा सा गहराई से देखें तो वीर जो है वो है विशेषण, मनुष्य है जातिवाचक संज्ञा और गुरु भी है जातिवाचक संज्ञा। तो ऐसी स्थिति में एक ही प्रश्न, एक ही विकल्प हमारे पास बचता है और वो है शत्रुता, क्योंकि शत्रुता एक भाव है हृदय में स्थित, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम गिन नहीं सकते। तो शत्रुता क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ध्यान देंगे क्या पूछा गया है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिकता और दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। विकल्प बहुत ही आसान है दोस्तों, जरा भी परीक्षक ने या पेपर सेटर ने ये कोशिश नहीं की कि विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाए। स्पष्ट दिख रहा है कि डी में सारे विकल्प, सारे शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। दानव, मनुष्य और ब्राह्मण तीनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो हमारा सही उत्तर हुआ डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। पढ़ाई, लिखावट, भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई और दिखावट। तो देखिए थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो हम किस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि यहां पूछा गया है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। तो हम पहले देखेंगे कि इन शब्दों में क्रिया कौन कौन सी है। तो देखिए पढ़ाई और लिखना, पढ़ना और लिखना दोनों क्रियाएं हैं। भला और सजाना, सजाना तो क्रिया है लेकिन भला क्रिया नहीं है, तो ये विकल्प तो खारिज हो गया। बुरा, बुराई बुरा से बनी है। बनावट यानी बनाना क्रिया है लेकिन बुरा क्रिया नहीं है बल्कि विशेषण है, तो ये विकल्प भी खारिज हो गया। अच्छाई और दिखावट, दिखावट दिखाने की क्रिया यानी दिखावट तो क्रिया है लेकिन अच्छा विशेषण है, तो ऐसी स्थिति में ये भी खारिज हो गया। तो हमारे पास ए विकल्प ही प्रश्न का सही उत्तर बचता है, क्योंकि पढ़ना और लिखना दोनों ही क्रियाएं हैं और पढ़ना और लिखना से जो शब्द बने हैं पढ़ाई और लिखावट, वो दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो उत्तर हुआ इस प्रश्न का ए। अगला प्रश्न, निम्नांकित में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखिए जब भी कभी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वनाम पर से बनी भाववाचक संज्ञा है या क्रिया से बनी है या विशेषण से बनी है, तो आपको ध्यान भाववाचक संज्ञा पर नहीं बल्कि उस मूल शब्द पर कि वो विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई भी प्रश्न इस तरह का गलत होगा ही नहीं।
तो विकल्प है, ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों सेकंड ग्रेड हिंदी 2018 में, और विकल्प है लड़कपन, दानवता, ममता और नवीनता। और प्रश्न पे पूछा गया है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। तो देखिए लड़कपन जो है वो बना है लड़का से, और लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दानवता शब्द बना है दानव से, और दानव है क्या? जातिवाचक संज्ञा। ममता शब्द जो है वो बना है सर्वनाम से, निजवाचक सर्वनाम से, मम से यानी मेरा। अब डी विकल्प आता है नवीनता। नवीन शब्द जो है उस नवीनता शब्द नवीन से बना है, और नवीन होता है विशेषण, किसी भी वस्तु की विशेषता, जैसे नवीन वस्त्र, नवीन पुस्तक, नवीन कक्षा, नवीन सत्र। तो ये सब इन संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बताने वाला शब्द है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। भव्यता, चाल चलन, परिहास और बचपन, और किससे बना हुआ पूछा जा रहा है? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा की बात की जा रही है। तो हम पहले क्या करेंगे इस तरह के प्रश्नों में? एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूं कि हम मूल शब्द जिससे ये शब्द बना है उसको तलाश करेंगे। तो भव्यता जो शब्द है वो बना है भव्य से, चाल चलन जो शब्द है वो बना है चाल से, परिहास शब्द बना है हास से, और बचपन शब्द बना है बच्चा से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखना यह है कि ये जो मूल शब्द हमारे सामने आए हैं इनमें से विशेषण कौन सा है। तो देखिए चाल क्रिया है, चलना क्रिया है, हास हंसना क्रिया है, बच्चा जातिवाचक संज्ञा है, यानी ये तीनों ही विशेषण नहीं है। लेकिन भव्य शब्द विशेषण है, क्योंकि हम किसी भी अच्छी सुंदर इमारत को देखते हैं तो कहते हैं क्या भव्य इमारत है, क्या भव्य व्यक्तित्व है। तो ऐसी स्थिति में इमारत और व्यक्तित्व दोनों की विशिष्टता की ओर संकेत करता है भव्य शब्द, यानी ये विशेषण है। तो ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है, और ये प्रश्न पूछा गया थर्ड ग्रेड 2012 में। विकल्प दिए गए हैं भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों धोखा एक ऐसी चीज है, जातिवाचक हो नहीं सकता, समुदायवाचक हो नहीं सकता, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति धोखा है नहीं। धोखा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा भाव है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में धोखा है भाववाचक संज्ञा। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। महात्म्य शब्द है, थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। देखिए महात्म्य जो शब्द है, मैं आपको बार बार बता रही हूं कि उन शब्दों के मूल शब्दों पर अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा उत्तर कभी गलत नहीं होगा। महात्म्य शब्द महात्मा शब्द से बना है, और महात्मा है क्या? महात्मा शब्द से बना है, और महात्मा है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष महात्मा की ओर संकेत नहीं कर रहा। अगर हम इसके साथ कोई नाम लेते हैं तो वो नाम क्या हो जाएगा? वो नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन ऐसा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगने से ये महात्म्य शब्द बना है। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया भाववाचक संज्ञा। क्रिया ये है नहीं, जातिवाचक है नहीं, व्यक्तिवाचक है नहीं। तो विकल्प है डी बिल्कुल सही इसका उत्तर। तो आंसर हुआ भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द संज्ञा है? थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध और क्रोधित। तो देखिए दोस्तों, आप अब इस तरह एक ही मूल शब्द से प्रत्यय लग के बने हुए अगर शब्द विकल्प में आए तो आपको मूल शब्द पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि हमने जब भाववाचक संज्ञाएं पढ़ी थी तो भाववाचक संज्ञाओं में कुछ संज्ञाएं मूल होती हैं, मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, यानी वे भाव जो मनुष्य के हृदय में हमेशा स्थायी रूप से निवास करते हैं, वे सब भाववाचक संज्ञाओं में शामिल होते हैं। तो उसमें क्रुद्ध तो बना हुआ है, क्रोधी स्वभाव की ओर है, क्रोधी स्वभाव विशेषण हो गया, क्रुद्ध व्यक्ति विशेषण हो गया, क्रोधित पिता
विशेषण हो गया। लेकिन क्रोध शब्द, हम क्रोध पिता हम नहीं कह सकते, क्रोध व्यक्ति हम नहीं कह सकते, वह क्रोध में है। हम इस तरह का वाक्य क्रोध को लेकर के बना सकते हैं, या उसका क्रोध भयानक था, आज मैंने उसके क्रोध का भयानक रूप देखा। इस तरीके के वाक्य क्रोध को लेकर के बनाए जा सकते हैं। यानी क्रोध है यहाँ पर संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है? क्योंकि क्रोध को देख नहीं सकते, क्रोधित व्यक्ति को देखा जा सकता है, लेकिन क्रोध को अनुभव किया जा सकता है। तो ये हुई भाववाचक संज्ञा। आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक? क्योंकि सेना बहुत सारे सैनिकों के समूह को कहते हैं दोस्तों, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा है। और समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के दो भेद जातिवाचक संज्ञा के कुछ विद्वानों के द्वारा किए गए हैं, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि अंग्रेजी की तर्ज पर इस तरह के ये भेद जातिवाचक संज्ञा के कर दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सेना शब्द जो है वो समुदाय का द्योतक है। कौन से समुदाय का? सैनिकों के समुदाय की ओर संकेत करता है। तो ये हुआ समुदायवाचक संज्ञा, यानी हमारा उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? दोस्तों, कोयला वैसे तो एक पदार्थ है, लेकिन कोयला एक पदार्थ होने के साथ साथ, क्योंकि पदार्थ का नाम है, तो संज्ञा तो ये निश्चित रूप से है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्ति नहीं है, ये समूह नहीं है, ये भाव नहीं है, क्योंकि कोयले के कई प्रकार होते हैं। मैंने आम का उदाहरण देकर आपको बताया था कि जब हम फल की बात करते हैं और उसके बाद हम आम की बात करते हैं, तो आम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है और फल जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन अगर हम आम की बात करके और उसके अलग अलग प्रकारों की बात करते हैं, जैसे हाफूस आम की बात करते हैं, तोतापुरी आम की बात करते हैं, या लंगड़ा आम की बात करते हैं, तो वे लंगड़ा, तोतापुरी आदि जो आम हैं वो क्या हो जाते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। तो वही नियम यहाँ कोयला शब्द के साथ लागू होगा। कोयला यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कोयले के जो लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोयले के अनेक प्रकार होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस आदि, और बाकी मुझे शेष याद नहीं है। ये दो ही नाम मेरी स्मृति में अभी आ रहे हैं ध्यान में। तो ऐसी स्थिति में कोयला जो है वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा है, यानी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है डी। आगे चलें। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? और प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड 2014 में। ए हिमालय काशी शहर, बी दिल्ली पहाड़ कामना, सी पहाड़ बालक नदी, डी शहर पहाड़ और मोहन। तो पहले विकल्प पर नजर डालते हैं। देखिए क्या पूछा गया है कि सारे शब्द किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है, तो हमें अपना ध्यान जातिवाचक संज्ञा पर केंद्रित करना है। तो इस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा केवल शहर है, हिमालय और काशी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत का नाम है और काशी एक स्थान का, एक नगर का नाम है। दूसरे विकल्प में दिल्ली पहाड़ कामना, तो दिल्ली तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहाड़ है जातिवाचक संज्ञा और कामना है भाववाचक संज्ञा। तो ऐसी स्थिति में यह विकल्प भी सही उत्तर नहीं है। सी विकल्प की बात करें तो पहाड़, बालक और नदी, तो इसमें पहाड़ है जातिवाचक संज्ञा, बालक है जातिवाचक संज्ञा और नदी नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। यानी सी विकल्प में सभी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और डी विकल्प को देखें तो शहर, पहाड़ और मोहन, तो शहर और पहाड़ तो जातिवाचक है, लेकिन मोहन जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये इस हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। तो आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण या समूहवाचक संज्ञा? तो यहां दोस्तों गांधी, बहुत सारी जाति किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहां किसी जाति, गांधी जाति वाले, गांधी सरनेम वाले व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, बल्कि किसकी बात की जा रही है? मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको राष्ट्रपिता कहा गया है, उनकी बात की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये गांधी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांधी किसी, यहां पर किसी जाति का बोधक नहीं है। तो हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का है ए।
अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आरटेट 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। शैशव, लोहा, लकड़ी और पुस्तक। तो देखिए, लोहे जैसे कोयले के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसे ही लोहे के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। लकड़ी भी कई प्रकार की होती है, चीड़ की लकड़ी, शीशम की लकड़ी वगैरह वगैरह। और पुस्तकें भी कई प्रकार की होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों विकल्प क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन शैशव जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि भाववाचक संज्ञा है। शिशु से बना है शैशव शब्द। तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। ए भारत, रामायण, मोहन, पुस्तक, पहाड़, नदी, जयपुर, लकड़ी, बुढ़ापा, गंगा, हिमालय, मनुष्य। और पूछा गया है कि किस विकल्प में सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो पहले विकल्प पर नजर डालते हैं। भारत हमारे देश का नाम है, रामायण एक आदि काव्य है और मोहन एक लड़के का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो यहां पर सभी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है और नदी भी जातिवाचक है। यानी यहां पर बी विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक हैं। जयपुर लड़की, बुढ़ापा, बुढ़ापा अवस्था है इसलिए भाववाचक संज्ञा है, लड़की जातिवाचक और जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये विकल्प भी गलत है। गंगा, हिमालय और मनुष्य, गंगा और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है और मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है। सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया और शब्द दिए गए हैं दोस्तों, भयावह, सौंदर्य, दर्शनीय और कल्पना। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्न जहां आए, जहां आपको लगे कि आप भ्रम होने की संभावना है, तो आप अपना ध्यान मूल शब्द पर केंद्रित करिए और फिर मन में कोई भी एक वाक्य बना करके देखिए कि किस तरह से प्रयोग हो रहा है इस शब्द का वाक्य में। आपको सही उत्तर अपने आप मिल जाएगा। भयावह जो शब्द है वो भय से बना है और भयावह क्या है? भयावह है विशेषण। कोई, मैंने आज एक भयावह दृश्य देखा, तो दृश्य की भयावहता यानी दृश्य की विशेषता बता रहा है ये शब्द, यानी ये शब्द हो गया विशेषण। उसका सौंदर्य अद्भुत है, यानी सौंदर्य क्या हो गया? हम देख नहीं सकते, लेकिन ये विशेषण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है और सर्वनाम भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब तीसरा शब्द हमारे सामने आ रहा है दर्शनीय, यानी देखने योग्य। दर्शनीय स्थल हो सकता है, दर्शनीय व्यक्तित्व हो सकता है, दर्शनीय दृश्य हो सकता है। तो यानी किसी भी दृश्य, किसी भी स्थल के सौंदर्य की विशेषता बता रहा है ये, यानी दर्शनीय शब्द भी क्या है? विशेषण है। और कल्पना क्या है? कल्पना भी एक विशेषण है। तो ऐसी स्थिति में कल्पना भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जिस तरह से कामना भाववाचक संज्ञा है, उसी तरह से कल्पना शब्द भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हमारे हृदय में स्थित काल्पनिकता, कल्पनाशीलता की ओर संकेत करता है ये शब्द। तो ऐसी स्थिति में ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो हमारे पास दो विकल्प ऐसे आ रहे हैं, दो शब्द निकल कर आ रहे हैं जो कि संज्ञा शब्द हैं और दोनों ही क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं, दूसरा और चौथा। अब हमको देखना है कि इन विकल्पों में से दूसरा और चौथा कहां आ रहे हैं। ए पहला दूसरा, बी दूसरा तीसरा, सी तीसरा चौथा और डी दूसरा और चौथा, यानी डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आएंगे। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? आरटेट लेवल 2 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है? एक वाक्य दिया गया है आपको, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, और इसमें पूछा गया है कि साहस क्या है? व्याकरणिक कोटि का अर्थ है कि व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कि साहस शब्द किस प्रकार का शब्द है। और ये प्रश्न आरटेट की परीक्षा में पूछा गया और ऑप्शंस दिए गए हैं अव्यय, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण या गुणवाचक विशेषण।
तो दोस्तों ये है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ ये विशेषण नहीं है बल्कि इस भाववाचक संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्या? अदम्य। कैसा साहस? अदम्य साहस जिसका दमन नहीं किया जा सकता। तो यानी कि अदम्य शब्द तो हो गया विशेषण, और अगर यहां विकल्प में होता विशेष्य तो हम इसको विशेष्य की कोटि में रख सकते थे, लेकिन विकल्प में वो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में साहस शब्द है भाववाचक संज्ञा। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? हमने जब संज्ञा के विषय में विस्तार से चर्चा की थी दोस्तों, तो मैंने बताया था कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होने लगती है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं बन जाया करती हैं। तो उसी तरह का वाक्य हमें इन विकल्पों में से छांटना है। ये प्रश्न पूछा गया पीएसआई 2021 में। ए है हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। भाषा की भिन्नताओं के बावजूद देशवासी अभिन्न है। लौह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने देश को एक सूत्र में बांधा। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। तो देखिए इन तीनों वाक्यों में कहीं भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल नहीं हुई है। केवल डी विकल्प में देश को नटवर लालों ने, नटवर लाल नाम का एक धोखेबाज व्यक्ति की चर्चा पिछले वर्षों में काफी रही थी। तो उसी नटवरलाल व्यक्तिवाचक संज्ञा को यहाँ जातिवाचक संज्ञा की तरह इस्तेमाल किया गया है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है, यानी यहाँ नटवर लाल शब्द किसी व्यक्ति का बोधक नहीं बल्कि उस व्यक्ति का बोधक है जो धोखेबाज है, जो ठगने में माहिर है। तो यहाँ पर नटवर लाल हो गया जातिवाचक संज्ञा। इसलिए डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। क्षमता, ममता, शीघ्रता और विशालता। तो देखिए क्षमता, ममता, शीघ्रता और विशालता, ममता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन हमें क्या पता लगाना है? क्रिया विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। और क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां पर केवल शीघ्रता शब्द ऐसा है जो चलने की या कार्य करने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में शीघ्र से बन गया है शीघ्रता। तो शीघ्रता है भाववाचक संज्ञा और शीघ्र है क्रिया विशेषण। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। उस, मैं, तुम, सड़क। क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उस सर्वनाम है, मैं सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है और सड़क क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आजकल सड़कों के भी नाम हुआ करते हैं। तो इसलिए सड़क को व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा मानेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द नहीं है। उस जो शब्द है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं है उत्तम पुरुषवाचक और तुम है मध्यम पुरुषवाचक। यानी हमने, एक बार फिर मैं दोहरा देती हूं, तुम हो गया श्रोता, मैं हो गया वक्ता और ये हो गया कोई अन्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो सकता है, सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। यह वह तुम आप हैं। आरजेएस 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रिया, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, बहुत सरल है, आपको अच्छी तरह से आता है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द है। अगला प्रश्न, अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो वाक्य में सर्वनाम है। आरजेएस 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। अपना अपना सामान उठाओ और चलते बनो, और इसमें शब्द है, सर्वनाम शब्द है अपना अपना, क्योंकि ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
अगले प्रश्न पर आते हैं। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अस्तित्ववाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक ये सभी सर्वनाम के भेद हैं, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम सर्वनाम का भेद नहीं है। तो उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। और यहां विकल्प दिए गए हैं, मुझे, तुम्हें, उन्हें या हमें। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें इन चारों विकल्पों में से ये देखना है कि कौन सा शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और हमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से ही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और हमें भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर रिक्त स्थान पर आएगा उन्हें शब्द। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सेकंड ग्रेड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। 3, 4, 2 और 5। पिछले कई प्रश्न इस तरीके के आए जिनमें मैंने उन तीनों भेदों की चर्चा की जो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। और स्पष्ट है कि ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद माने गए हैं। तो सही उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों हमेशा श्रोता होता है, यानी जिससे वक्ता बात करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड 2019 में। मैंने अपना काम कर लिया है। आप गांव से कब आए? आप काज महाकाज, वह अपने आप चला जाएगा। तो दोस्तों, सर्वनाम शब्द तो इन चारों वाक्यों में है, लेकिन हमें बताना है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है। मैंने अपना काम कर लिया है, ये निजवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। आप गांव से कब आए, यानी वक्ता श्रोता से पूछ रहा है, यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है यहां पर आप। और आप काज महाकाज, ये तो एक सूक्ति है, ये इसलिए ये तो यहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। और अगला है वह अपने आप चला जाएगा, तो इसमें अपने आप सर्वनाम जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि यहां आप नामक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। मैंने उनसे कहा था कि अन्य लोगों के साथ साथ आपको भी सूचित कर दें। तो देखिए, मैंने क्या है? उत्तम पुरुषवाचक। उनसे कहा था अन्य पुरुषवाचक। अन्य लोगों के साथ साथ अन्य लोग अन्य पुरुषवाचक। आपको भी सूचित कर दें मध्यम पुरुषवाचक आप, क्योंकि वक्ता आप कहकर श्रोता को संबोधित कर रहा है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। वह, आप, तुम और तुम्हारा। तो देखिए, आप, तुम और तुम्हारा तीनों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, लेकिन वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? आरटेट सेकंड लेवल 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। तो देखिए, पहले विकल्प में नजर डालते हैं। कौन, क्या, किसने तीनों ही प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। जो, कोई, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और जो संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है। तो ऐसी स्थिति में ये और कोई प्रश्नवाचक है, तो ये विकल्प यहां पर नहीं है सही। जिनका, जो, किनका में केवल प्रश्नवाचक है किनका, जिनका और जो प्रश्नवाचक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प भी गलत है।
जिन्होंने उन पर उसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प ही गलत साबित होगा। तो ए विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किस वाक्य में नहीं है। आपने तो कमाल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। तुम दिल्ली से कब आए? आप बहुत अच्छा गाती हैं। तो देखिए यहां पर आपने जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक है, क्योंकि यहाँ वक्ता श्रोता से कह रहा है कि आपने तो कोई भी अच्छा काम, विशिष्ट काम किया। श्रोता ने तो कहा, उसकी प्रशंसा की जा रही है कि आपने तो कमाल कर दिया। दूसरे विकल्प में सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे। आपने जो सर्वनाम है वो यहां सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, क्योंकि कभी कभी हमारी भाषा में किसी भी महान व्यक्ति को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए भी इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये श्रोता सुभाष चंद्र बोस यहाँ श्रोता नहीं है, तो इसलिए ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला, तुम दिल्ली से कब आए? तो यहाँ पर जो तुम है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप बहुत अच्छा गाती हैं, यहां आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। आरटेट लेवल 1 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। बहुत आसान सा सवाल है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कौन, किसे, कब ये तीनों ही प्रश्नवाचक सर्वनामों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ वह, उसकी, हम में एक भी प्रश्नवाचक नहीं है। किसी, तुम, क्या में केवल क्या प्रश्नवाचक है। जिसे, जैसा, हमारा में कोई प्रश्नवाचक है ही नहीं। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो दोस्तों, कोई जो शब्द है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित रूप से हमें नहीं पता कि कोई आया था। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। कोई शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर ये है नहीं, निश्चयवाचक सर्वनाम ये है, क्योंकि सामने जो महल दिखाई दे रहा है वह, ये सामने वाला जो महल है उसकी ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा है, वह शब्द यहाँ पर। तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, मेरा निजवाचक सर्वनाम है। तो ऐसी स्थिति में वह कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यह कौन सा सर्वनाम है? थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो निश्चयवाचक यह है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की तरफ निश्चित रूप से संकेत करते हैं, और यही कारण है कि इन्हें संकेतार्थक सर्वनाम भी या सांकेतिक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? अभी चर्चा कर ली हमने कई प्रश्नों में। पटवार 2011 में यह प्रश्न भी पूछा गया। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। तो जिनकी ओर किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना या कर्म की ओर संकेत करने वाले जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। आरजेएस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो दोस्तों ये भी है, इसका उत्तर भी है निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि वक्ता के पास की अथवा दूर की किसी भी वस्तु का बोध निश्चित रूप से जब वो कराते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया।
इस संबंधवाचक सर्वनामों पर भी अलग-अलग परीक्षाओं में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वाक्य ऐसे जो वाक्य होते हैं वो सामान्यतः लोक प्रचलित कोई कथन या उक्ति होते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो वो जो भी जहाँ भी वाक्य में लोक प्रचलित उक्ति आए, आँख बंद करके मान लीजिए कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किससे आ गया इसमें? शर्मा जी का घर यह नहीं वह है यानी निश्चयवाचक सर्वनाम और हमसे पूछा गया है संबंधवाचक सर्वनाम। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, ये इस घड़ी ये संकेत कर रही है, यह कितनी उपयोगी है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि किसी वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, ये लोकोक्ति है दोस्तों। तो संबंधवाचक सर्वनाम यही है क्योंकि संबंधवाचक तेते और जेती शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं और इन शब्दों के माध्यम से वाक्य का पूर्वार्ध यानी पहले का हिस्सा बाद के हिस्से से अपना संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए इसी विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। आज जो न करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा एक कहावत है, आज जो ना करो सो थोड़ा है ये कहावत नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो और सो शब्दों के माध्यम से वाक्य का पूर्वार्ध उत्तरार्ध के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये तीनों वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम है। केवल तुम अपनी पुस्तक पढ़ो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है तुम और अपनी है निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, किसान अपने आप में मस्त रहता है। तो देखिए दोस्तों, वे अपने आप चले गए यानी स्वयं चले गए, तो ये अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप को होशियार समझता है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आप लोग। किसान अपने आप में मस्त रहता है, ये भी संबंधवाचक निजवाचक सर्वनाम है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, क्योंकि हमसे निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है और इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला विकल्प है सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। तो दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद किए जाते हैं। ये वाक्य बिल्कुल सही है, यानी व्याकरण की दृष्टि से ये कथन बिल्कुल सही है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी शब्द है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अविकारी शब्दों को अव्यय कहा जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सार्वनामिक विशेषण नहीं कहलाते बल्कि विशेषण कहलाते हैं। तो ये कथन गलत है, यानी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आंसर है ए। अगला प्रश्न, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। सेकंड ग्रेड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वही पुस्तक मेरे या यह है। तो दोस्तों, वही जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक वही है, वही के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, यानी वही जो शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए, इसमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं, पहले तो हम उन्हें चिन्हित कर लेते हैं। आपके,
कोई और कुछ। अब इसके आधार पर हम निर्णय करेंगे कि कौन-कौन से सर्वनाम शब्द इसमें आए हैं। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो यहाँ आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और कोई, कुछ यानी क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और खास तौर से बात यह है कि कोई कुछ में निश्चयात्मकता का बोध भी नहीं है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि विकल्पों में क्या बात कही जा रही है। निश्चयवाचक और मध्यम पुरुष, यानी मध्यम पुरुष तो है लेकिन निश्चयवाचक नहीं है बल्कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इसके लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, शब्द हैं और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आपके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, निजवाचक और संबंधवाचक तो यहाँ है ही नहीं। तो आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। उत्तम पुरुष, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और अन्य पुरुष। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सर्वनाम यहाँ प्रयुक्त हुए इस वाक्य में। आप नहीं जानते यानी आप ये है और अपने आप एक सर्वनाम शब्द है। तो आप क्या हुआ? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ और अपने आप हुआ संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। उत्तम पुरुष, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुष, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निजवाचक है अपने आप और आप नहीं जानते, ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। तो उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? फर्स्ट ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए, तुम सर्वनाम शब्द है, उसे सर्वनाम शब्द है। तो देखते हैं कौन कौन से, कौन सा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अनिश्चयवाचक अन्य पुरुष, अन्य पुरुष तो है उसे, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। मध्यम पुरुष तुम है, निश्चयवाचक उसे बुला सकते हो। निजवाचक मध्यम पुरुष, संबंधवाचक और मध्यम पुरुष। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि जिसे का संबंध हो रहा है उसे से, तो ऐसी स्थिति में यह संबंधवाचक सर्वनाम हुआ और तुम हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध किसका उदाहरण है? रीट लेवल 2 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम? तो यहां पर रेखांकित शब्द है तुम और तुम हम कई बार पढ़ चुके, सर्वनाम शब्द है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला, मुझे वहां जाना है, वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है। रीट लेवल 2 2022 में यह प्रश्न भी पूछा गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समास? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यह सर्वनाम शब्द है। कौन सा विकारी शब्द है? थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। क्या पूछा गया है? विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार विकार उत्पन्न होता है। तो क्रिया विशेषण अविकारी है, संबंध बोधक अविकारी है, समुच्चय बोधक अविकारी है, इनमें परिवर्तन नहीं होता। इसके अलावा 5 माने गए हैं दोस्तों अव्यय, उनके 5 प्रकार हैं जिनमें विस्मयादि बोधक, और निपात, 2 अव्यय और हैं। तो जाहिर सी बात है कि विशेषण शब्द जो होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 विकारी शब्द माने गए हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि विशेषण में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। तो उत्तर सही हुआ बी। अगला, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? हेडमास्टर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं। गलत कथन हमको यहाँ छांटना है, इस बात को भूलेंगे नहीं आप।
विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो दोस्तों क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये कथन बिल्कुल सही है। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया, ये कथन भी सही है। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है, ये कथन गलत है, क्योंकि क्रिया विशेषण तो अविकारी है लेकिन विशेषण विकारी शब्द होते हैं, और संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हमें गलत कथन छांटना है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण है। आर्ट एट सेकंड लेवल 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। काली पतलून मदन और खेलने। तो दोस्तों देखिए, काली क्या है? काली शब्द। कैसी पतलून पहनकर आया? काली पहनकर आया, यानी उसकी पतलून की विशेषता बता रहा है ये शब्द। तो यानी कि ये है विशेषण, और पतलून और मदन ये दोनों हैं संज्ञाएं, और खेलने है क्रिया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ काली। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? थर्ड ग्रेड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, या कारक की? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है। थर्ड ग्रेड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। इस प्रश्न को कंठस्थ कर लेंगे दोस्तों, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की जो बताते हैं वो तो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा, वे शब्द क्या कहलाते हैं, ये प्रश्न भी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। विकल्प है विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और विधेय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। काली पतलून पिछले प्रश्न में आया था, तो काली विशेषण है और पतलून उसका विशेष्य है, क्योंकि उस पतलून की विशेषता यहाँ बताई जा रही है। प्रविशेषण विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, और विधेय वाक्य का उत्तरार्ध होता है, उसे विधेय कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रविशेषण बताते हैं। ग्राम सेवक 2010 में ये प्रश्न पूछा गया। विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों का गुण। तो सी विकल्प, अभी मैंने चर्चा की, सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रविशेषण उन्हें कहते हैं जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। वह लड़की बहुत सुंदर है, तो सुंदर अपने आप में विशेषण है, लेकिन उस सुंदर की सुंदरता, हम जो भी वक्ता है वो उसकी सुंदर शब्द से अभिव्यक्ति कर उसके सौंदर्य की संतुष्ट नहीं है, इसलिए उस सुंदर शब्द की भी विशेषता बहुत लगाकर बताई जा रही है। तो बहुत सुंदर है में बहुत प्रविशेषण हुआ, सुंदर क्या हुआ? सुंदर विशेषण हुआ, और लड़की हुई संज्ञा शब्द। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 और एलडीसी की परीक्षा में 2013 में भी पूछा गया। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, ये हमें पता लगाना है। आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक और वैज्ञानिक। तो दोस्तों बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों शब्द संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण है, लेकिन प्राथमिक शब्द क्या है? प्राथमिक शब्द स्वयं विशेषण है, और इससे बनती है प्राथमिकता नामक भाववाचक संज्ञा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? जूनियर अकाउंटेंट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। लोभी क्या पूछा गया है, इस बात को ध्यान में दे लेंगे। भाववाचक से संज्ञा से बना हुआ विशेषण, लोभी, बुद्धिमान, पापी और प्राथमिक। तो अभी हमने चर्चा की, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक मूलतः प्रथम से बना है, और प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये क्या है? ये विशेषण शब्द है, इनसे बनता है भाववाचक संज्ञा, बनती है प्राथमिकता।
तो पापी पाप से बना है भाववाचक संज्ञा, बुद्धि भाववाचक संज्ञा है उससे बना है बुद्धिमान, और लोभ से बना है लोभी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। भाईचारा, बेचारा, थकाहारा या बेसहारा, क्या पूछा गया है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यहां पर देखिए, भाईचारा जो है वो क्या है? आपसी सद्भाव की ओर संकेत करता है शब्द, यानी कि ये शब्द है भाववाचक संज्ञा। बेचारा विशेषण है, थकाहारा विशेषण है और बेसहारा, तीनों ये विशेषण है। बेचारा व्यक्ति, थकाहारा व्यक्ति, बेसहारा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता इन तीनों शब्दों से बताई जा सकती है। तो ये तीनों क्या है? विशेषण। और पूछा क्या है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? आरटेट लेवल 2 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय और पुस्तकों। वैसे तो दोस्तों ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किससे बने हुए हैं? पुस्तक शब्द से ही बने हुए हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कि विशेषण शब्द कौन सा बनेगा? तो विशेषण शब्द बनेगा पुस्तकीय। पुस्तकीय ज्ञान, जब हम कहते हैं उसके पास पुस्तकीय ज्ञान है, तो ज्ञान, उसके ज्ञान की विशेषता बताता है पुस्तकीय शब्द। तो ये शब्द विशेषण है। तो उत्तर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। आज मैंने परिमाण बोधक विशेषण किसको कहते हैं? जो किसी भी मात्रा को बताते हैं, और परिमाण जो मापतोल से संबंधित होता है और उसको तोला जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आज मैंने अधिक केले खा लिए। उस पुस्तक को पढ़ो। मोहन 2 किलो दूध पी गया। सोहन 5 केले खा गया। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण कहां आ रहा है? देखिए ये तो संख्यावाचक है, 5 केले खा गया। अधिक केले खा गया, यहां पर ये प्रयोग ही अलग है, क्योंकि अधिक यहां विशेषण हो गया। केले कितने खाए? अधिक खाए, क्योंकि जो गणनीय संख्याएं वस्तुएं होती हैं उनके साथ विशेषण संख्यावाचक ही प्रयुक्त होता है। केलों को गिना जा सकता है, लेकिन इसलिए यहां अधिक केले से अधिक है, जो शब्द है वो परिमाण बोधक नहीं है। उस पुस्तक को पढ़ो, इसमें तो परिमाण कहीं है ही नहीं। मोहन 2 किलो दूध पी गया, तो यहां पर परिमाण बताया जा रहा है। कितना दूध पी गया? 2 किलो दूध पी गया, क्योंकि दूध तरल पदार्थ है और उसको गिना नहीं जा सकता। तो यहां है सी विकल्प, इसमें 2 किलो जो है वो परिमाण बोधक विशेषण है दूध का। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। यह पुस्तक मेरी है। हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। तो देखिए यहां विशेषण क्या है? पहली कक्षा में पढ़ता है, ये तो क्रम की ओर संकेत कर रहा है। यह पुस्तक मेरी है, यहां पर विशेषण शब्द ही नहीं है और विशेषण गुणवाचक पूछा जा रहा है। कपटी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ये कपटी शब्द, यानी गुणवाचक। जो दोष और गुण होते हैं उस तरह के जो विशेषण शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। तो यहां पर कपटी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, उसके गुण की ओर संकेत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में गुणवाचक विशेषण है सी विकल्प में। और समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो यहां पर तो अनिश्चयवाचकता का बोध स्पष्ट रूप से हो रहा है, क्योंकि लोगों को हम गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, नीचे दिए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। थर्ड ग्रेड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है वर्ष, वार्षिक, यानी मूल शब्द दिया गया और उससे प्रत्यय लगकर बना शब्द दिया गया है। और कौन सा युग्म सही है, कौन सा जोड़ा सही है, वो हमें छांटना है। वन से वन्य, व्यवसाय से व्यावसायिक और वंदना से वंदकी। तो जो सही नहीं है वो विकल्प है दोस्तों डी, क्योंकि वंदना से शब्द बनेगा वंदनीय। वंद की शब्द कुछ होता ही नहीं है। तो उत्तर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, टोकरी में मीठे संतरे हैं, में मीठे शब्द कौन सा विशेषण है?
परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक। तो यहाँ मीठे शब्द दोस्तों संतरों का गुण बता रहा है, उनकी मिठास की ओर संकेत कर रहा है जो कि उनका गुण है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मीठे शब्द यहाँ पर है गुणवाचक विशेषण। तो सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। भलाई, मिठास, थोड़ा और स्वयं। तो देखिए निम्नलिखित में से हमें विशेषण चुनना है। तो विशेषण क्या है? भलाई, मिठास, थोड़ा और स्वयं। भलाई और मिठास ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। स्वयं निजवाचक सर्वनाम शब्द है। थोड़ा विशेषता है, थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा पानी ले आओ, यानी ये है विशेषण। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बिहारी ने सतसई लिखी। सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक, परिमाण बोधक और क्रम बोधक। जो क्रम की ओर संकेत करते हैं विशेषण शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा, वो तो क्रम बोधक होते हैं। जो मात्रा की ओर संकेत करते हैं वो परिमाण बोधक होते हैं। जैसे 2 किलो दूध की बात अभी हमने की। समुदाय की ओर संकेत करते हैं वो समुदाय बोधक होते हैं। और जो जैसे दर्जन है, सैकड़ों है, शतक है, उस तरह के समूहों की ओर संकेत करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहा जाता है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सतसई जो शब्द है वो संस्कृत के सप्तशती शब्द से बना है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो यहाँ ये शब्द कौन सा विशेषण हुआ? समुच्चय बोधक विशेषण। तो उत्तर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु है जातिवाचक संज्ञा, उससे कौन सा विशेषण शब्द बनेगा ये हमें बताना है। थर्ड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। पाश्विक, पशुत्व, पशुता और पशुपति। तो दोस्तों यहां हम अच्छी तरह से इन शब्दों पर गौर करेंगे। पाश्विक वृत्तियां क्या है? वृत्ति यानी स्वभाव की ओर संकेत कर रहा है। स्वभाव किसी उसकी वृत्ति बहुत पाश्विक है या वह पाश्विक वृत्ति का धनी है, तो उसके स्वभाव, उसकी वृत्ति की ओर संकेत कर रहा है पाश्विक शब्द। तो ये पशु शब्द से बना हुआ विशेषण शब्द है। पशुत्व, पशुता, पशुपति शिव को कहते हैं। पशुत्व और पशुता भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से विशेषण उपवाक्य है। सेकंड ग्रेड 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। तो यहाँ विशेषण उपवाक्य नहीं है। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है दोस्तों, क्योंकि रुपयों की बात की जा रही है और उन रुपयों की क्या विशेषता रही? खर्च हो गए, यानी ये विशेषण उपवाक्य है। मैं ज्यों ही वहां पहुंचा वह चला गया, इसमें विशेषण उपवाक्य नहीं है। यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा, ये भी विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। अच्छा, धोखा, प्रथम और अनेक। तो प्रथम लड़का, अच्छा लड़का, अनेक लड़के, ये सब विशेषण शब्द हैं, लेकिन धोखा भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प सही उत्तर हुआ आंसर बी। अगला प्रश्न, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। मानवीय, वार्षिक, अधिकाधिक और ग्रामीण। तो दोस्तों मानवीय शब्द किससे बना है? ये विशेषण शब्द बना है मानव से, और मानव है जातिवाचक संज्ञा। और पूछा गया है प्रश्न कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? और वार्षिक शब्द बना है वर्ष से, ये भी है जातिवाचक संज्ञा। अधिकाधिक ये शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना, बल्कि अधिक की पुनरावृत्ति, अधिक शब्द जो अव्यय शब्द है उसकी पुनरावृत्ति से बना है। ग्रामीण शब्द ग्राम से बना है। तो ये तीन शब्द तो संज्ञा शब्दों से निर्मित हुए हैं, लेकिन अधिकाधिक संज्ञा शब्द से निर्मित नहीं है। तो उत्तर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। लखनवी, चालू, हंसोड़ और भुलक्कड़। तो दोस्तों गौर से देखेंगे इन शब्दों को। लखनऊ संज्ञा शब्द है, लखनऊ शहर।
से जुड़ा हुआ लखनवी कहलाएगा। तो लखनऊ नामक जो संज्ञा शब्द है उससे बना है लखनवी। चालू शब्द चलना क्रिया है, उससे बना है। हंसना शब्द क्रिया है, उससे बना है हंसोड़। और भूलना शब्द क्रिया है, उससे बना है भुलक्कड़। यानी ये तीनों क्रियाएं हैं, उनसे ये शब्द बने हैं। संज्ञा से बना हुआ शब्द विशेषण शब्द एक ही है और वो है लखनवी। तो उत्तर हमारा इस प्रश्न का होगा ए। अगला प्रश्न, घना का विशेषण शब्द है। थर्ड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। घनाकार, घनी, घनघोर और घनयुक्त। तो दोस्तों घनघोर घटाएं छा गई आकाश में, घनघोर घटाएं, तो घटाओं की विशेषता बताने वाला शब्द है घनघोर। तो उत्तर हमारा हुआ सी, यानी घना का विशेषण शब्द होगा घनघोर। अगला प्रश्न, अग्नि का विशेषण शब्द है। थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। अग्निकार, आग्नेय, अग्निकृत और अग्निवेश। तो दोस्तों आग्नेय जो शब्द है वो अग्नि का विशेषण शब्द है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। दैनिक, ग्रामीण, बाहरी और भारतीय। तो दोस्तों दिन से बना है दैनिक, ग्राम से बना है ग्रामीण, बाहर से बना है बाहरी और भारत से बना है भारतीय। तो इसमें दिन, ग्राम और भारत तीनों संज्ञा शब्द है, इनसे बने हैं ये विशेषण। लेकिन बाहर अव्यय है, उससे बना हुआ है बाहरी विशेषण शब्द। तो ऐसी स्थिति में सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। यह बहुत सुंदर चित्र है। मेरा घर उसके घर से छोटा है, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि विशेषणों की तीन अवस्था होती है विशेषण की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में तो साधारण वाक्य होता है, जैसे हम कहते हैं वह सुंदर है, साधारण वाक्य है। और मध्यमावस्था जो होती है यानी उत्तरावस्था होती है, उसमें तर या तर शब्द का प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ज्यादातर इस तरह के वाक्यों में दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। तो वो होती है उत्तरावस्था। उत्तमावस्था में सर्वोत्कृष्टता बताई जाती है या और तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर किस वाक्य में उत्तमावस्था का प्रयोग विशेषण की किया गया है। यह बहुत सुंदर चित्र है। हालांकि ये जो बहुत शब्द है इससे आप भ्रमित हो सकते हैं कि ये उत्तमावस्था है, लेकिन दोस्तों ये सुंदर विशेषण जो है, चित्र की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, तो ये है विशेषण। और इस सुंदर विशेषण की विशेषता बता रहा है ये बहुत शब्द, तो ये क्या है? ये है प्रविशेषण। ये उत्तमावस्था नहीं है। मेरा घर उसके घर से छोटा है, ये हो गई उत्तरावस्था क्योंकि तुलना की जा रही है, इसमें हो गई उत्तरावस्था। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, न तुलना है न मूलावस्था है, तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक के बाद और कुछ बचता ही नहीं। यहां तम प्रत्यय का प्रयोग करने की बजाय क्या किया गया? सर्वाधिक अंक। या अगर इस प्रश्न को, इस वाक्य को इस तरीके से भी कहा जाता कि उसे अधिकतम अंक प्राप्त हुए, तो भी ये उत्तमावस्था ही होती विशेषण की, क्योंकि तम प्रत्यय अधिक शब्द के साथ जुड़ जाता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, यहां भी तुलना हो गई, यानी ये भी उत्तरावस्था है। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण है। थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, उनमें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भी सार्वनामिक विशेषण होते हैं वे हमेशा संज्ञा शब्दों से पहले ही आते हैं और वे सर्वनाम शब्द होते हैं। लेकिन वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की पहले आकर के उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ए कथन जो है, ए विकल्प इस कथन का बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, और आंसर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है? सार्वनामिक विशेषण का प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण सबसे सही सटीक रूप में प्रयुक्त किया गया है।
वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। तो देखिए यहां पर वह आ रहा है में वह तो है पुरुषवाचक सर्वनाम, और कौन सा पुरुषवाचक? अन्य पुरुषवाचक। सीता अच्छी औरत है, इसमें अच्छी जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है औरत की, तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण है। काला कुत्ता भौंक रहा है में काला शब्द भी कुत्ता की विशेषता बता रहा है, यानी ये भी गुणवाचक विशेषण है। वह आदमी हंसता है, आदमी संज्ञा शब्द है और उससे पहले जुड़ा है ये विशेषण के